नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें एज पर द सिलेबस ऑफ योर एचपीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हरियाणा का, उसने जो सिलेबस शेयर किया है उसकी बेसिस पे वीडियो बाय वीडियो एक्चुअली हम सारे ही टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिंगल टॉपिक को लेके मैंने ये सेशन रेडी नहीं किया है। इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को हमने लिया है। जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन और सारे एमसीक्यूज को देखते चलेंगे। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एमसीक्यू सीरीज को आपके साथ शेयर किया था, विच वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाई यू ऑल गाइज ऑल्सो। और उसका जो सक्सेस रेशियो था वो भी बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन सीरीज़ हमने शेयर की उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन सारे वीडियो सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे www.techtipnow.in पे जाके भी ये सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अभी स्पेशली जो एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसका भी मटेरियल बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात और कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे नहीं है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे नए क्वेश्चंस मैं अपनी ओर से प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिले, सो दैट कहीं पे ऐसी कोई गुंजाइश ना बचे जहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाए या आप किसी चीज़ को ना जान पाएँ। इसी उम्मीद के साथ सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेटर कंटेंट ही मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ मेरे जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें भी शेयर किया है। सो इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो सबने जो आंसर दिया है वो लिस्ट को दिया है, विच इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। एक्चुअली जब आप डिफरेंट टाइप मीन्स हेट्रोजीनियस डेटा की जब आप बात करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है दैट इज एक्चुअली योर टपल, नॉट योर लिस्ट। लिस्ट जो होता है दैट इज मोर सुटेबल फॉर होमोजीनियस डेटा। रिमेंबर दिस ऑलवेज। एक ही टाइप के जब डेटा आपको मैनेज करने हैं उसके लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टपल का। टपल का रीज़न ये है कि टपल इज़ बेसिकली क्विक एज कंपेयर टू योर लिस्ट। इस बात को आप ध्यान देंगे। दूसरी बात, एक छोटा सा एग्जांपल ये भी देता हूँ कि जब आप a कॉमा बी इक्वल टू 20 कॉमा 30 करते हैं तो वहाँ पर आप इस टपल की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आप इसे इस तरीके से भी वैल्यूज़ को पास करके असाइन कर सकते हैं। सो इस छोटे से एग्जाम्पल से भी हम कंसीडर कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टपल। तो आइडियली जो डेटा डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल सीक्वेंस जो होता है दैट इज़ योर टपल एक्चुअली। सो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स का मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ हम कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल इक्वल टू से मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करना डिफरेंट वेरिएबल्स में या डिफरेंट एलिमेंट्स में। सो अगर आप पहला ऑप्शन देखें दैट इज a कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा 20, सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद आप a को प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, b को प्रिंट करेंगे तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली टपल के फॉर्म में जैसे अभी मैंने आपके साथ अभी बताया आपको, तो आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। सो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और तीसरा, अगर आप लिस्ट के फॉर्म में भी वैल्यूज़ को इस तरह से असाइन करेंगे तो भी आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब ए की वैल्यू जो है वो 10 और बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी यहाँ पर है, बी एंड सी, सिर्फ ये ही सही होंगे ऐसा नहीं, ऑल आर करेक्ट हियर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉल्ड। सो देखिए, जो कमर्शियल ईमेल्स आपके ईमेल पे लगातार आते हैं जो कहीं ना कहीं अनवांटेड ईमेल्स होते हैं, और अगर आप उसको क्लिक करें तो कई बार आप उसमें धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ ईमेल्स आर एक्चुअली नोन एज व्हाट एवर स्पैम
और हम जानते ही हैं कि देर इज़ साइबर क्राइम कॉल्ड स्पैमिंग। सो ये हम यहाँ पर इसकी एक्चुअली बात कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस ऑलवेज। सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है स्मृत नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन or data from unintentional and intentional attacks and disclosure which is termed as what। ये सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था 29-20 में, उससे मैंने लिया है। तो यहाँ पर ये बोलने का मतलब ये है कि स्मृत या कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि उसका जो डेटा है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई उसको अटैक ना कर सके या उसे हार्म ना पहुंचा सके, सो इसे हम क्या कहेंगे, ये किसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। सो बेसिकली कॉपीराइट, आईपीआर, प्राइवेसी एंड सीसी ऑप्शन यहाँ पे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ लाइसेंस एग्रीमेंट, तो हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। कॉपीराइट इज बेसिकली जो भी आपके आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना, सो दैट आप उसके बिहाफ में खुद डिसाइड आप कर सकते हैं कि किसे उसे परमिट करना है देने के लिए, या उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है बेसिकली कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इन तीनों को कवर करता है। सो ये बेसिकली अगेन किसी क्रिएटर के लिए है। जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके प्रोटेक्शन का मतलब होता है हम उसकी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। रेस्ट कॉपीराइट या आईपीआर की बात करें सो इट्स बेसिकली फॉर द क्रिएटर, इट्स नॉट बेसिकली कि जहाँ पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं। आई होप आप इस बात से सहमत होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट पोस्ट इज व्हाट। बेसिकली वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन ऑफ दिस पोस्ट, या इसे बोलें कि इसका फुल फॉर्म। सो बेसिकली पोस्ट क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल का एक्चुअली क्वेश्चन है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के बटन को पुश करते हैं तो आप देखते हैं आपके स्क्रीन में सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन आता है जहाँ पे लिखा रहता है प्रेस F1 टू कंटिन्यू। उसके पहले वो सारे ही कंपोनेंट्स, हार्ड डिस्क, रैम की स्टेटस को चेक करता है, कीबोर्ड के स्टेटस को चेक करता है। सो ये जो फिनोमिना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, योर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो इसकी ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये इट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ योर बूटिंग। तो जब आप बूटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप होता है दैट इज पोस्ट एक्चुअली। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे और याद रखेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हियर। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन असेंडिंग फॉर्म, SLSI, LSI, MSI या VLSI। सो सबसे पहले LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI का मतलब होता है मिडिल स्केल इंटीग्रेशन, एंड इसके बाद में आपका VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड जब आप SLSI की बात करते हैं सो दैट इज बेसिकली सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा अगर इंटीग्रेशन है तो SLSI है, उसके बाद VLSI होता है, या उसके पहले या उससे कम, देन उसके पहले MSI और उसके पहले LSI। Based on this you can say LSI then MSI then VLSI then SLSI, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बाइनरी इक्विवेलेंट मांग रहा है किसका, आपके डी का। नाउ कैपिटल डी के पहले हमें पता है कि जब आप कैपिटल ए की बात करते हैं, आई स्टिल रिमेंबर कि प्रीवियस के जो सेशंस हुए थे जहाँ पे भी हमने कभी ASCII कोड की बात की थी, कंपैरिजन की, तो वहाँ पर आपने खुद ही ये मेंशन किया था कमेंट में कि कैपिटल ए जो होता है इट्स बेसिकली योर 65। सो इस बेस पे ये डेसिमल इक्विवेलेंट है एक्चुअली। सो अगर आप इसके डी की बात करें तो 65, 66, 67 एंड 68। तो डी का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा दैट इज योर 68। और अगर आप 68 को कन्वर्ट करें किस में, आपके बाइनरी में, सो दिस विल बी 340 then 217 then 28 1 then 240 then 2 के साथ 2 को करेंगे तो अगेन ये 0 आएगा, देन फाइनली आपका 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी एक्चुअली 30 होगा ये। सो वी कैन से 10000 001 जो होगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट रैम यूजेस व्हाट,
टू मैनेज मेमोरी लोकेशन। सो देखिए, जब आप मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोकेशन इन द सेंस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेमोरी एड्रेसिंग। और जब आप मेमोरी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो इसके लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज़ एक्चुअली योर हेक्साडेसिमल नंबर्स। सो रैम एक्चुअली या मेन मेमोरी जो आपके कंप्यूटर की होती है, it uses hexadecimal numbers to manage their memory location, or you can say memory addressing. This is how we can get the answer of this question. The next question is saying that using Apache server from this cloud is what basically. So जब आप Apache server की बात कर रहे हैं, so पहली बात तो ये कि IaaS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बात कर रहे हैं। सेकेंड इज बेसिकली व्हाट योर PaaS जो कि होता है हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। And third is what SaaS, that is basically software as a service. So यहाँ पर जब आप अपाचे सर्वर की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इस अपाचे में, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आपको MySQL कॉन्फ़िगर्ड मिलता है, जहाँ पर कि आपको पाइथन भी क्या होता है कॉन्फ़िगर्ड मिलता है। सो इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं ओवर द क्लाउड, रिमोटली वी ऑल कैन से। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर ऑप्शन बी हियर, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है जिसमें हमने ये HPSC PGT CS को डाला। इसके बाद में ये बोलता है कि अगर आप str.partition करें और आपने यहाँ पर जो पार्टीशन के लिए कैरेक्टर पास किया है या स्ट्रिंग पास किया है, दैट इज जेन या जनरल। सो व्हाट वुड बी द आउटपुट? सो बेसिकली पार्टीशन का पर्पस होता है 3 पार्ट्स में आपके टेक्स्ट को डिवाइड करना। अब 3 पार्ट इन द सेंस इट्स कि बेसिकली जो आपने कैरेक्टर डाला उस कैरेक्टर के पहले का सेट ऑफ स्ट्रिंग, देन स्पेस दूसरा जो कैरेक्टर है और उसके बाद का स्पेस, आई मीन स्ट्रिंग। सो चूंकि यहाँ पर, और वो तब जब वो मैच करे, अगर यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपने पास किया वो मैच नहीं करेगा तो पहला स्टेप में तो ये पहले पूरे ही स्ट्रिंग को पास कर देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमा लगा के 2 आपको ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दिस इज द राइट वन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस द क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्ट्रिंग मैन के नाम से। इस स्ट्रिंग का जो भी वैल्यू उसको रिजल्ट में डाला, उसके बाद उसे टाइटल केस में कन्वर्ट करके, मीन्स str1 में जो भी है उसको वापस टाइटल केस करके रिजल्ट में और str1 में डाल दिया। उसके बाद रिजल्ट को ब्लैंक कर दिया हमने, एंड इसके बाद में फॉर हमने ये लूप चला के इसको स्प्लिट वगैरह किया। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है। हमने डाला स्ट्रिंग मैन टेक टिप नाउ कंप्यूटर एजुकेशन, ये मेरे str1 पे जा चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब इसके बाद में क्या होगा, जब आप रिजल्ट की बात करें तो ये टाइटल केस पहले बोलता है इसको कर दो, तो इसका टी जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। रिजल्ट हमारा खाली हो चुका है, यहाँ पे ये हमने ले लिया। इसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रिंग 1 को स्प्लिट कर दिया। तो जब आप स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, 3 कैरेक्टर सेपरेट बन जाएंगे। पहला होगा टेक टिप नाउ, दूसरा होगा मेरा कंप्यूटर, तीसरा होगा आपका edu जो कि सेपरेट होंगे स्पेसेस से। इसके बाद में क्या होगा कि पहला वर्ड जो हमारा सेट ऑफ टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, दैट इज टेक टिप नाउ, वो मेरे इस वर्ड में जाएगा। उसके बाद ये बोलता है जो रिजल्ट आपने ब्लैंक रखा है उसमें वर्ड :-1, मतलब टेक टिप नाउ का -1 मतलब ये W को ये हटाएगा और पूरे इस कैरेक्टर को यहाँ से उठा के डालेगा रिजल्ट में। तो पहला जो यहाँ पे कैरेक्टर आएगा दैट इज टेक टिप NO, एंड इसके बाद बोलता है प्लस करके जो -1 है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो W स्मॉल था इसको ये कैपिटल कर देगा। सो ये पहला लूप हुआ। सेकंड जब चलेगा ये, तो फिर से ये स्प्लिट का जो सेकंड पार्ट है हमारे स्ट्रिंग का, दैट इज योर कंप्यूटर, इसको ये वर्ड में भेजेगा। तो कंप्यूटर का C जो है वो ऑलरेडी, चूंकि हमने पहले यहाँ पे टाइटल केस किया था तो ये ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर का C जो है कैपिटल में है। सो सेकेंड टाइम फिर से ये वर्ड -1 तक चलाएगा, मतलब ये इस R को छोड़ेगा और यहाँ पे इस कंप्यूटर का C के साथ में यहाँ तक इस तरीके से ले लेगा, ये इसके आगे आएगा। एंड इसके बाद में जो R है उसको वापस ये कैपिटल करेगा और यहाँ पर ऐड कर देगा
और इसी तरह से एडुकेशन का भी फर्स्ट लेटर जो पहले कैपिटल था, जब हमने टाइटल किया था, मैंने यहाँ पे इसे गलत लिखा है, एडुकेशन की पूरी स्पेलिंग को देखेंगे तो एन जो होगा इस एक्सप्रेशन की बेसिस पे एन जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आप अपने एंड पे इसे एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। बट ओवरऑल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी हियर, टेक टिप नाउ, जिसका पहला और लास्ट कैपिटल है। कंप्यूटर का पहला लास्ट कैपिटल है और एडुकेशन का भी पहला लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये इसका आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट मेथड यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डेटा रैंडमली इन CSV फाइल इज व्हाट। सो कर्सर, सीक, टेल या पोजीशन। सो इसमें बेसिकली क्या है, कर्सर तो ऑब्वियसली जब हम MySQL कनेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसके इस्तेमाल पे हम काम करते हैं। दैट इज़ बेसिकली मोर रिलेटेड टू रिकॉर्ड सेट। वो जब कभी इसके बारे में टॉपिक निकलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीक और टेल मेथड है, तो बेसिकली टेल जो होता है वो CSV फाइल में जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है उसका करंट पोजीशन को शो करता है। सो ये भी यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो बात बची हमारे सीक मेथड की। तो सीक मेथड एक्चुअली क्या करता है, ये हम पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए जो भी आपका फाइल ऑब्जेक्ट है उसमें जो पॉइंटर है ड्यूरिंग डेटा जब आप रीडिंग करते हैं तो उसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई करने के लिए सीक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर इसमें 3 चीज़ें हैं, 0, 1 और 2। अब 0 का मतलब बिगनिंग, 1 का मतलब करंट और 2 का मतलब एंड होता है। तो लेकिन जब आप सीक मेथड को ऐसे पास करते हैं, से फॉर एग्जांपल f.seek, आपने डाला 5,1, तो 1 का मतलब जो करंट पोजीशन है वहाँ से आप 5 बाइट्स आगे मूव करके उस पोजीशन से रीडिंग करना शुरू करो। तो कहने का मतलब रैंडम पोजीशन आप मेंशन कर रहे हैं, मतलब सीक मेथड का यहाँ पे आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। So this is how we can understand answer of this question and as well as the purpose of this seek method. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, here it is saying that find incorrect match। ना मॉडेम के साथ में देखिए उसका प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट, देन वाईफाई के साथ IPv6 लिखा हुआ है जो थोड़ा सा डाउटफुल है। स्विच के साथ ऑब्वियसली मैक एड्रेस ये यूज़ करता है। देन ईथरनेट जो होता है ऑब्वियसली जो आपके ईथरनेट कार्ड मतलब CPU में जो इनबिल्ट होता है नेटवर्क कार्ड, वो TCP/IP का इस्तेमाल करता है क्योंकि नेटवर्क में कम्युनिकेशन आपके TCP/IP से ही होता है। सवाल ये पैदा होता है कि वाईफाई के साथ जो यहाँ पर IPv6 लिखा हुआ है इट इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं सो वहाँ पर एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं 802.11 और इसका डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है, बट दिस इज हियर एक्चुअली 802.11 इज बेसिकली स्टैंडर्ड जो वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं मतलब ये कहीं ना कहीं वी कैन से इट्स काइंड ऑफ प्रोटोकॉल एज वेल, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं प्रोटोकॉल के रूप में। सो ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी है ये सही मैच नहीं है। IPv6 मतलब इट इज़ वर्जन 6 ऑफ IP प्रोटोकॉल, तो जो इसके साथ मैच नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट इंपोर्ट पैंडाज एज PD, S1 लिया S2 लिया, दोनों को ऐड करके S3 में डाला, देन S3 का साइज क्या होगा। वेल पहले तो ये 1 2 बनेगा तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज बनेगा S2, दिस इज माई S1, दिस इज माई ये हमारा है S2, ये 0 1 2 है, इसकी वैल्यूज हैं 4 5 एंड 3। जब आप S1 और S2 को ऐड करेंगे तो वी ऑल नो दैट कि मैचिंग इंडेक्सिंग की एडिशन होगा। सो दिस विल बी 5, देन 5 + 2 7। जो सेकंड है इट इज़ नॉन मैचिंग नाउ, सो यहाँ पर ये क्या प्लेस कर देगा मिसिंग वैल्यू को, सो दिस शुड बी 5.0 एंड 7.0। तो जब आप इसके साइज को यहाँ पे देखें, जब आप इसे प्रिंट करेंगे सो दिस विल रिटर्न व्हाट यू 3 हियर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि इन RDBMS डोमेन रिफर्स टू व्हाट। देखिए RDBMS की जब आप टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर एक होता है रिलेशन, एक होता है हमारे पास में टपल, इसी तरह से हमारे पास होता है एट्रीब्यूट, एंड इसी तरह से हम डोमेन की भी बात करते हैं। सो रिलेशन का मतलब तो हम टेबल की बात कर रहे हैं, टपल का मतलब हम रो की बात कर रहे हैं या रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट का मतलब हम कॉलम की बात करते हैं। अब ये जो कॉलम में वैल्यूज़ आती हैं, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कॉलम डाला से रेट। अब इस रेट में यहाँ पर 4 रोज़ हैं, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़।
तो आपने इस रेट का एक डेटा टाइप डाला होगा, से फॉर एग्जांपल इंटीजर। तो हो क्या रहा है कि ये इंटीजर मतलब एक सेट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और डोमेन का मतलब ही होता है जब हम किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो जब आप इस तरह से इसे देखेंगे तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो हम डेटा टाइप की एक्चुअली बात कर रहे हैं। सो डोमेन का मतलब हुआ सेट ऑफ वैल्यूज़, और सेट ऑफ वैल्यूज़ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ डेटा टाइप। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि फॉरेन की भी तो कहीं ना कहीं डोमेन को बिलोंग करता है। वेल, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल डोमेन इंटीग्रिटी. Domain integrity is basically what? Integrity refers to set of rules. It's like protocol for your database management system. So entity integrity होती है, referential integrity होती है, domain integrity होती है। तो foreign की basically इस standard को satisfy करता है basically. So ये domain है ऐसा नहीं है। So there is a difference between domain and domain integrity. इस बात को आप ध्यान रखेंगे। So correct answer would be your data type here actually. अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फॉलोइंग कोड विल रिटर्न व्हाट। हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई, तो जब आप डी डॉट आइटम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सो देखिए, आइटम्स बेसिकली क्या करता है, आपकी जो की और वैल्यू है इसके पेयर को एक्चुअली रिटर्न करता है। लेकिन ये टपल्स के फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, डैश करके मैं कंटिन्यू करता हूँ, लिस्ट ऑफ टपल्स के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे ये इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर आइटम्स करने के बाद में, तो इट शुड बी लाइक ब्रैकेट, इसमें फिर से ये टपल होगा a,1, कॉमा लगा के b,2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे आई थिंक लिखा होता है डी आइटम। ऑलराइट, जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Move to the next question. Here it is saying when a data frame is created using dictionary of any sequence such as series or list, the resulting index or row labels are dash of indexes or labels. So union, intersection, product और sum. So देखिए, जैसे कि आपने कोई डेटा फ्रेम बनाया है, आपके पास एक डिक्शनरी है, यहाँ पर 1 लिया, इसमें आपने पास किया 1 2 3, दूसरा कोलन लिया, यहाँ पर आपने सपोज कोई सीरीज है या मैं लिस्ट ही ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर आपने पास किया यहाँ पर 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो जब आप इसकी बेसिस पे डेटा फ्रेम बनाएंगे तो दिस शुड बी लाइक 1 2, जहाँ पर ये होगा 1 2 एंड 3, और यहाँ पर ये होगा 4 5। सो यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसका नैन कर देगा। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन एक्चुअली। प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं यहाँ पर आपके साथ गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ तो, बट द करेक्ट आंसर इज यूनियन हियर। तो आगे, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट a इक्वल टू 34,21, b इक्वल टू 21, 89 एंड 48। 2 वैल्यू इसमें, 3 वैल्यू इसमें। b डॉट एक्सटेंड अगर आप करोगे, सो आइडियली दीज आर लिस्ट। सो b डॉट एक्सटेंड का मतलब ये हुआ कि b का जो फाइनल वैल्यू होगा इट शुड बी लाइक 21, देन 89, देन 48, एंड आफ्टर दैट ये जो a है ये इसको ब्रेक करेगा, इंडिविजुअल आइटम के फॉर्म में इसको यहाँ पर स्टोर कर देगा। एंड आफ्टर दैट इफ यू ट्राई टू फाइंड दिस a in b, that is actually 34,21 in what your b, so definitely यहाँ पर इसके नाम का तो कोई भी वैल्यू नहीं है, so this will return you what, false। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्सटेंड की जगह क्या होता है, हमारा अपेंड होता, उस सिचुएशन में ये आंसर क्या हो जाता, इसका जो रिजल्ट होता वो कुछ इस तरह से होता और इसका आंसर क्या हो जाता, हमारा ट्रू हो जाता। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that to import selective records from a CSV file to data frame, which of the following attribute can be used? So देखिए, सेलेक्टिव रिकॉर्ड चाहिए, सी क्वार्टिल का हमने पहले भी डिस्कशन किया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एन रोज। मतलब अगर आपको 5 रो निकालने हैं, 6 रो निकालने हैं ड्यूरिंग रीडिंग, तो उस समय हम एन रोज का इस्तेमाल करते हैं इस एट्रीब्यूट का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज माय फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पर a इक्वल टू 20 डाला, उसके बाद मैंने बोला इफ a इज ग्रेटर देन, हमने यहाँ पे कमेंट पास किया, उसके बाद एल्स लगा के प्रिंट किया नॉट a, फिर इससे बाहर आके हमने लिखा प्रिंट बाय।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कमेंट करके। एंड आई होप दैट कि ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ 20 नंबर का डाला है वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो, एंड डेफिनेटली हम इसके आंसर को भी शेयर करेंगे आपके साथ में। नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मैं इसके बारे में बात करूँगा, या आपको कम्युनिटी टैब में भी इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करेंगे। आज के सेशन को फिर इस सारे 20 क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अदर एमसीक्यूज़ के साथ में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं प्लस एमसीक्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया है, उन सब की लिंक्स भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके भी उन सभी को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। सो अगेन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल। Thank you for watching this video, and please don't forget to like, subscribe, and obviously share my video. Bye bye and take care.